गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानवेंद्र नाथ राय के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। मानवेंद्र नाथ राय बचपन से ही विचारों का मौलिक चिंतन करते थे और चिंतन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर स्वयं का मत प्रस्तुत करते थे। वो प्रकृति से विरोधी थे। उनका अपना समाजवादी विश्लेषण था। उनके क्रांतिकारी समाजवाद में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र दोनों ही समाहित थे। यद्यपि रॉय पाश्चात्य सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं से अत्यधिक प्रभावित थे, वहाँ की स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र की अवधारणा ने ही रॉय की विचारधारा को एक दिशा प्रदान की। तथापि मानवेंद्र नाथ रॉय की भारतीय राष्ट्रीयता में गहन आस्था थी। उनके जो विचार हैं वो आज भी एक बहुत बड़ी सीमा तक सार्थकता लिए हुए हैं कि भारत का आर्थिक विकास एवं समृद्धि विश्व में प्रजातंत्र को गारंटी प्रदान करते हैं। वे जहाँ रूस की क्रांति के प्रबल समर्थक थे, वहीं दूसरी ओर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, उद्योग आदि पर जो भी विचार प्रस्तुत किए वे मौलिकता लिए हुए हैं। रॉय ने अपने आर्थिक विचार भारतीय संदर्भ में ही प्रस्तुत किए थे, जो इस प्रकार हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं निर्धनता। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत की निर्धनता का गहन अध्ययन किया तथा निष्कर्ष रूप में बताया कि विदेशी शासन ही हमारी निर्धनता के लिए दोषी नहीं है, अपितु सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था भी इसके लिए दोषी है। उन्होंने इसके दो कारण बताए, एक तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का आर्थिक शोषण और दूसरा परंपरागत सामंती व्यवस्था। उन्होंने बताया कि भारत से निर्धनता दूर करने हेतु ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साथ साथ सामंती व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा। इसके लिए सामाजिक क्रांति की महती आवश्यकता है। मानवेंद्र नाथ के अनुसार भारत में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग करते हुए औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। रॉय ने स्वयं समाजवादी होते हुए भी तीव्र औद्योगिकरण हेतु पूंजीवादी ढांचे को स्वीकार किया, अर्थात हम पूंजी प्रधान उद्योगों के माध्यम से पूंजीवादी ढांचे को स्वीकार करते हुए उन्होंने समाज में औद्योगिकरण पर बल दिया। आर्थिक एवं सामाजिक असमानता के लिए उन्होंने असमान अवसर को उत्तरदायी बताया और उनकी विकास अवधारणा सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास की भी है। दूसरा है बेरोजगारी। उन्होंने भारत की बेरोजगारी को यूरोपीय देशों की बेरोजगारी से अलग बताया। भारत में बेरोजगारी जो है उसका कारण है परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योगों का विनाश, जो कि ब्रिटिश सरकार की नीति का परिणाम था। भारत में जो बेकारी है वो ग्रामीण बेरोजगारी है, जो कि कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में है एवं कृषि के पिछड़ेपन के कारण अधिकांश जो लोग हैं वो पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त नहीं है, अर्थात छिपी बेरोजगारी के रूप में बेरोजगारी जो है वो दिखाई देती है। भारत में बेरोजगारी न तो आधुनिक शिक्षा का परिणाम है और न ही शिक्षित बेरोजगारी ही है यहाँ है। और उन्होंने बेरोजगारी निवारण हेतु कुछ उपाय बताए। एक तो है कि तीव्र औद्योगिकरण, कृषि का आधुनिकीकरण, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन, राज्य के स्वामित्व में
विशाल कृषि फार्मों की स्थापना। फिर आता है तीसरा, कृषि से संबंधित उनके आर्थिक विचार। सामंती व्यवस्था के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है और बेरोजगारी भी व्याप्त है। उनके अनुसार मात्र तीव्र औद्योगिकरण से गरीबी एवं बेरोजगारी का हल नहीं निकल सकता। भारत की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि का आधुनिकीकरण परम अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिक विकास जो है वो कृषि विकास एवं कृषि आधारित उद्योग के विकास के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने वर्तमान जो भू स्वामित्व व्यवस्था है उस पर भी प्रहार किया और भूमि सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भूमि पर जो दबाव है वो अत्यधिक है और ये जो दबाव है ये भूमि के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारण भी है। अतः हमें सामूहिक कृषि या और सहकारी कृषि पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कृषि का आधुनिकीकरण संभव हो सके और जो साहूकारों का जो के द्वारा जो शोषण किया जाता है उससे भी किसानों को मुक्ति मिल पाएगी। फिर है उद्योग। एम.एन. रॉय के अनुसार भारत में बड़ी तेजी से बड़े पैमाने के उद्योगों का आधुनिक तकनीक पर विकास हो। यह औद्योगिकरण भारत के पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रचुर एवं पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक और मानव संसाधन हैं, जिनका उपयोग बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में किया जा सकता है। लेकिन रॉय ने लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की हो ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल औद्योगिकरण पर जोर नहीं दिया बल्कि लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया, क्योंकि उनके अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योगों में भारत की बेरोजगारी की समस्या को हल करने की अधिक क्षमता है, क्योंकि वे श्रम गहन पद्धति पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर श्रम की मात्रा अधिक, श्रमिकों का अधिक काम में ले जाता है और पूंजी की मात्रा कम होती है। अतः बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ लघु कुटीर उद्योगों की जो स्थापना है वो हम स्थानीय स्तर पर करके जो बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी है, जो छिपी बेरोजगारी है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उन्होंने लघु कुटीर उद्योगों की जो स्थापना है वो स्थानीय स्तर पर की जा सकती है, ऐसा उनका मानना था। फिर है सहकारी समाजवाद। मानवेंद्र नाथ राय ने पूंजीवाद के गुणों पर अवलंबित आर्थिक प्रणाली को सहकारी समाजवाद की संज्ञा दी। उनके सहकारी समाजवाद में व्यक्ति समुदाय की एक समाज की एक स्वतंत्र इकाई होगा और उसकी स्वतंत्रता पर कोई बाध्यकारी नियंत्रण नहीं होगा। सहकारी समाजवाद की जो रॉय की ये जो धारणा थी वो इस बात पर आधारित थी कि मानव में स्वाभाविक रूप से पारस्परिक सहयोग की भावना रहती है। इस सिद्धांत में उन्होंने सहयोग एवं विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने कई सुझाव दिए। आर्थिक विकेंद्रीकरण, सहकारी संगठनों का 4 स्तरीय पिरामिडीय ढांचा, बड़े उद्योगों की स्थापना एवं संचालन। उनका यह स्पष्ट विचार था कि प्रारंभिक स्तर पर हमें निजी पूंजी की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक कि निजी पूंजी जो है वो आर्थिक शोषण का साधन नहीं बने, तब तक तो उसे निजी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए 2 जो प्रेरक तत्व थे उनको स्पष्ट किया। एक तो था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य उसकी जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करना है। और दूसरा है, इसको प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन जो है वो देश में
हमारे पास जितने आर्थिक संसाधन हैं उनकी सीमा में ही किया जाना चाहिए। अब आता है आर्थिक नियोजन। मानवेंद्रनाथ रॉय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक नियोजन को एक प्रभावी माध्यम बताया। एम.एन. रॉय और उनके साथियों ने 1944 में 15,000 करोड़ रुपए की एक 10 वर्षीय जन योजना प्रस्तुत की, जो पीपल्स प्लान के नाम के रूप में प्रसिद्ध है। पीपल्स प्लान जो है वो एक प्रकार का केंद्रीय विचार है और यह वस्तुतः सोवियत रूस जो था उसकी योजनाओं पर आधारित है। यह इस योजना का क्रियान्वयन तब तक असंभव है जबकि वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए जाए। भारी उद्योग अर्थात बड़े उद्योगों एवं बैंकों का नियंत्रण राज्य के अधीन होगा। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। कृषि का स्वरूप सहकारी होगा। सरकार न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी और व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगी। और साथ ही साथ उत्पादन का संगठन इस प्रकार होगा कि जो लाभ का उद्देश्य है वो न्यूनतम हो, और इन सबको इस प्रकार विनियोजित किया जाएगा कि उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो जाए और इसके साथ साथ रोजगार भी बढ़े। बड़े पैमाने के उद्योगों पर बल दिया जाएगा। कुछ जो बड़े उद्योग है वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होंगे। इन सब विकास कार्यक्रमों के लिए जो धन की व्यवस्था है, वित्त की व्यवस्था है, वो करारोपण, अतिरेक उत्पादन, अतिरिक्त कृषि उत्पाद के निर्यात के द्वारा किए जाएगी। अर्थात उन्होंने इस प्रकार का ये जो पीपल्स प्लान बनाया था, वो ये जो एक 10 वर्षीय योजना जो उन्होंने बनाई थी, ये पीपल्स प्लान के नाम से, उसके अंतर्गत ये सारे कार्य होंगे जो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। फिर है जो उनकी एक मौलिक विचारधारा थी, वो थी नव मानववाद। रॉय आजीवन साम्यवाद से जुड़े रहे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो इसके आलोचक हो गए। नव मानवतावाद रॉय की एक महत्वपूर्ण मौलिक देन है, जिसमें वे व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता में विश्वास करते हैं और उसे ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है एक नई जीवन पद्धति की, जो कि एक मानवतावादी पथ है, जहां व्यक्ति की योग्यताएं ही निर्णायक होती है और उन्हें प्रणाली निश्चित करने की अनुमति होती है जिसमें वे कार्य कर सकते हैं एवं जीवन यापन कर सकते हैं। रॉय ने नव मानवतावाद की उनकी जो संकल्पना है वो प्रजातंत्र के अंतर्गत की, जो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। एम.एन. रॉय के अनुसार राष्ट्रवाद जो है वो एक संकीर्ण विचारधारा है जो मानव मात्र की विश्वव्यापी एकता में बाधक है। उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परे स्वतंत्र स्त्रियों एवं पुरुषों के सार्वभौम समुदाय की कल्पना की। यही उनके नव मानववाद का आदर्श है। अर्थात जैसा हम मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उसी अवधारणा पर उनका नव मानवतावाद आधारित था।
अंत में हम ये कह सकते हैं कि रॉय एक विचारक की तुलना में आलोचक अधिक रहे। उनकी यही मौलिकता थी कि जिस रूप में कोई विचारधारा है उसको उन्होंने उसी रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। वे आजीवन समय के साथ साथ सभी से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने उन विचारधारा जो भी विचारधारा थी उन सब के साथ स्वयं को एक अलग मौलिक प्रस्तुति के साथ जोड़ा। अर्थात वो किसी के विचार को तुरंत स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके माध्यम से अपने कुछ विचारों को उन्होंने दिया। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने उन सभी की आलोचना करते हुए स्वयं को एक दार्शनिक मनन चिंतन में लगा दिया और नव मानववाद की संकल्पना प्रस्तुत की। धन्यवाद।